हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुजारी महादेव। आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक सिखाने वाला समझाने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो बेसिकली आप लोग समझ सकते हो, लेवी का मतलब होता है टैक्स एप्लीकेबल। तो टैक्स किन चीज़ों के ऊपर एप्लीकेबल किया जाता है? सिंपल है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। बराबर। फिर उसी टैक्स को क्या किया जाता है? कलेक्ट किया जाता है। मतलब पहले लेवी किया जाएगा, मतलब किन चीज़ों के ऊपर टैक्सेबल होगा, फिर उसका कलेक्शन कैसे होगा, वही हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले, समझने वाले। तो बेसिकली ये टॉपिक में मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन जो होंगे ना, वो सर्विसेज के ऊपर बेस्ड होंगे। मतलब किन किन सर्विसेज के ऊपर टैक्स लेवी होगा और उसका कलेक्शन कैसे किया जाएगा। किन सर्विसेज के ऊपर टैक्स लेवी होगा और उसका कलेक्शन कैसे किया जाएगा, वही आज हम लोग इस टॉपिक में सीखने वाले, समझने वाले, जिसका नाम है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स। तो इस टॉपिक को सीखने के पहले आप लोगों को एक माइंडसेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो माइंडसेट अगर आपका होगा ना, तो आप लोग इजीली सारे के सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द केस में समझो कि आप 80 to 90% आपकी एक्यूरेसी होगी। 10% की पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हमें लिख के दिया रहेगा जो आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि वो टैक्सेबल है कि नॉन टैक्सेबल है। बट मोस्ट ऑफ द केस में 80 to 90% आपका एक्यूरेटी आने वाला है। तो आप लोग ऐसा समझो कि इंडिया में जितने भी लोग हैं, जो भी सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोग हैं, तो वो सारी की सारी सर्विसेज टैक्सेबल होती है, इतना याद रखना। मतलब जहाँ पे भी इंसान दो पैसा कमाएगा, गवर्नमेंट वहाँ पे टैक्स मांगने के लिए आ जाएगी। तो इंडिया में जितने भी सर्विसेज होंगे, वो सारी की सारी सर्विसेज आपको टैक्सेबल याद रखनी है। मतलब टैक्सेबल तो होती है, साथ ही साथ नॉन टैक्सेबल भी होती है। बट आपको अपने जहन में पहला ये याद रखना है कि मैं किसी को भी, या क्वेश्चन में जो भी हमें लिख के दिया रहेगा कि फलाना फलाना हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो सारी की सारी सर्विसेज टैक्सेबल हो जाएगी। फिर दूसरा कंसेप्ट आपको इसके अंदर ये याद रखना है कि कोई भी अगर इंसान किसी सोशल कॉज के लिए काम करता है, सोशल कॉज के लिए मतलब समाज की भलाई के लिए अगर काम कर रहा है, उस टाइप की अगर सर्विस अगर वो प्रोवाइड कर रहा है, तो वो चीज़ें क्या हो जाएगी? नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है। फिर साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि जो बंदा किसी को सर्विस प्रोवाइड करता है और उसका पर्पस है कमर्शियल पर्पस या बिजनेस पर्पस, कमर्शियल पर्पस अगर लिख के दिया होगा या फिर बिजनेस पर्पस अगर लिख के दिया होगा, तो उन सिनारे में समझ आना है कि वो जो सर्विस होगा वो भी टैक्सेबल हो जाएगा आपका। कमर्शियल पर्पस और बिजनेस पर्पस, वो भी क्या हो जाएगा आपके लिए? टैक्सेबल हो जाएगा। बस इतनी चीज़ें आपको माइंडसेट करके चलनी है और ये इजीली ये टॉपिक आपको आ जाएगा। वापस एक बार बोल रहा हूँ, आपको माइंडसेट ये करना है कि कोई भी सर्विसेज, कोई भी बंदा किसी भी कस्टमर को किसी भी टाइप का सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो सारी की सारी सर्विसेज टैक्सेबल होती है। ये पहले आपको माइंडसेट करना है। दूसरा माइंडसेट क्या करना है कि जो भी सोशल कॉज, मतलब समाज की भलाई के लिए अगर आप कोई ऐसा टाइप का सर्विस प्रोवाइड करो जिसमें लोगों का भला हो सकता है, तो वो सारी की सारी सर्विसेज नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगी। फिर आगे लिखा है कि कोई भी सर्विस अगर आप किसी को प्रोवाइड करते हो कमर्शियल पर्पस के लिए या बिजनेस पर्पस के लिए, तो वो भी सर्विसेज क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। बस। और मैं अब आपको कुछ नॉन टैक्सेबल आइटम के बारे में बताऊंगा। बस उतनी चीज़ें आपको याद रखनी है और इजीली आप लोग सम को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको लिस्ट निकाल के दिखाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट बनाई हुई है। ये लिस्ट आपको याद रखनी है और इजीली आप लोग सारे के सारे सम को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा क्लोजअप में ले लेता हूँ। तो देखो क्या लिख के दिया है यहाँ पे, द फॉलोइंग आइटम्स आर नॉन टैक्सेबल। तो कौन कौन से आइटम नॉन टैक्सेबल है, बस वो आपको याद रखना है। इसके अलावा जो कुछ भी आपको नज़र आएगा, वो सारी की सारी सर्विसेज क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। तो सबसे पहला लिखा है रेंट फॉर अ रेसिडेंशियल हाउस। इसका मतलब आपने किसी को रहने के लिए घर दिया है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए आपने किसी को घर दिया है। मतलब रेसिडेंशियल हाउस,
तो रेसिडेंशियल हाउस से अगर आपको रेंट मिलेगा तो आप लोग ऐसा समझो कि समाज की भलाई वाला आप काम कर रहे हो, किसी को रहने के लिए आपने घर दिया है। भले आप उससे रेंट चार्ज कर रहे हो, ऐसा नहीं कि फ्री में आपने दिया, भले आप उससे रेंट चार्ज कर रहे हो, बट वो आइटम क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन बेसिकली इसके पीछे रीज़न ये है, जैसे आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स में सीखा था, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बराबर ना। तो हाउस प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट रहता है वो डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है। तो ये वाला जो पार्ट है वो ऐसे ही आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए लिख के दिया रहेगा। रेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस, तो रेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस का मतलब यही हुआ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी वाला आइटम तो डायरेक्ट टैक्स में आता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में कैसे आएगा, इसलिए जस्ट इग्नोर हो जाएगा। इसलिए मैंने इसको नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में रखा है, नॉन टैक्सेबल। या फिर अगर आपको वैसा याद नहीं रखना है, तो आप ऐसा याद रखो, रेंट फ्रॉम रेसिडेंशियल हाउस का मतलब होता है कि आपने किसी को रहने के लिए घर दिया है, तो आपने समाज की भलाई के लिए काम किया है, इसलिए आइटम क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। दूसरा आइटम लिखा था एग्रीकल्चर प्लॉट ऑन रेंट, मतलब आपके पास कोई प्लॉट था, उस प्लॉट को किसी को खेती बाड़ी करने के लिए आपने इसको भाड़े पे दे दिया, किसी फार्मर को, किसी किसान को, बराबर। तो फिर वो आइटम क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होगी, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होगी, वो सारी की सारी एक्टिविटी आपकी नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में आ जाएगी, इसलिए नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा एग्रीकल्चर प्लॉट ऑन रेंट। मतलब आपको रेंट मिलेगा, लेकिन आप उससे जीएसटी का पैसा चार्ज नहीं कर सकते, ऐसा मतलब बोलने का मतलब ये है। आप तो पैसा तो कमा रहे हो, लेकिन आपने किसी किसान को दिया, तो किसान से हम लोग दो पैसा ज़्यादा नहीं ले सकते। तो जो आपकी ज़मीन का किराया आप उतना ही लोगे, और उससे अलग से जीएसटी का पैसा चार्ज नहीं करोगे। थर्ड वाला लिखा था डेली टेरिफ ऑफ होटल रूम्स नॉट मोर देन ₹1000। इसका मतलब जब आप किसी होटल्स में रूम परचेस करते हो, रूम लेते हो भाड़े पे, और उस होटल के रूम का किराया अगर 1000 से कम वाला अगर होगा, तो उस केस में आपको कोई भी किसी भी टाइप का जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 1000 से ज़्यादा अगर होटल का किराया होगा, तो उस वाले केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो लेस देन ₹1000 अगर होगा तो नॉन टैक्सेबल होगा, एंड मोर देन ₹1000 अगर होगा तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 ये जस्ट डायरेक्ट टैक्स वाला पार्ट है, बट क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूज करने के लिए लिख के दिया रहेगा, तो आप लोग कन्फ्यूज मत हो जाना। तो लिखा था रेमुनरेशन इज रिसीव बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इज नॉट अ सर्विस एज पर द शेड्यूल 3। इसका मतलब पार्लियामेंट का जो मेंबर होता है, उस वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसको वो सर्विस नहीं बोला जाता। सर्विस क्यों नहीं बोला जाता, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट का कोई फिक्स्ड एम्प्लॉय नहीं होता। वो हर 5 साल में, 2 साल में, 1 साल में, 1 दिन में, 1 घंटे में बदलते रहते हैं, बराबर ना। उनका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं होता है। तो अगर उनको किसी भी टाइप का अगर रेमुनरेशन दिया जाता है, मतलब वो जैसे समझो कि वो गवर्नमेंट के फिक्स्ड एम्प्लॉय नहीं है, तो इसका मतलब वो लोग गवर्नमेंट को सर्विस नहीं प्रोवाइड करते, ऐसा समझो। मतलब वो लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं, खुद के हिसाब से डिसीजन लेते हैं, लेकिन उसको डेली बेसिस पे इनको रिपोर्ट भी करना पड़ता है, वो बात अलग है। बट आप ऐसा यहाँ पे समझो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब अगर उन इन लोगों ने किसी को अगर सर्विस प्रोवाइड की है और उनको कुछ रेमुनरेशन अगर रिसीव हो रहा है, तो वो डायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट नहीं है, इसलिए नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में लिखा है। मतलब ये जस्ट इग्नोर होने वाला है। तो जो इग्नोर होने वाली भी चीज़ है, मैंने इसको नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में डाल दिया है सर। ठीक है। नेक्स्ट लिखा था पेंशन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉयर, मुझे मेरे मालिक से मुझे पेंशन मिल रहा है। अगर पेंशन मिलेगा, पेंशन अगर मुझे मिलेगा, तो पेंशन कब मिलता है, आफ्टर रिटायरमेंट। और रिटायरमेंट होते समय कोई इंसान किसी को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है क्या, इम्पॉसिबल है। तो अगर आपने एक्चुअल सर्विस प्रोवाइड की है, तो उस केस, इस वाले केस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई आपको इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। बट यहाँ पे सीधा सीधा लिख के दिया है द पेंशन रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, आपके मालिक से आपको पेंशन मिल रहा है। तो पेंशन ये डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आता है, समझो। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, इसलिए इग्नोर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा है इट इज़ नॉट अ सर्विस एज पर द शेड्यूल 3। तो शेड्यूल 3 के हिसाब से सर्विस के डेफिनेशन में इसको नहीं रखा गया है। तो ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड पेंशन, ये दोनों चीज़ आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख के दिया है, नेक्स्ट पॉइंट लिख के दिया था रेंटिंग बिल्डिंग टू स्कूल अप टू 12th स्टैंडर्ड।
इसका मतलब आपके पास कोई बिल्डिंग था, आपने उस बिल्डिंग को किसी को स्कूल चलाने के लिए दे दिया है और वो स्कूल 12th स्टैंडर्ड तक चला रहा है, तो उस वाले केस में आप उससे जीएसटी वसूल नहीं कर सकते। अगर 12th स्टैंडर्ड से अगर ज़्यादा का होगा तो उस केस में आप जीएसटी वसूल कर सकते हो। इसलिए अप टू 12th स्टैंडर्ड नॉन टैक्सेबल है। आगे लिखा है द ओपन प्लॉट ऑफ लैंड फॉर एनिमल हस्बेंड्री फार्म हाउस। इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि मेरे पास कोई ओपन प्लॉट था, मैंने किसी को एनिमल हस्बेंड्री के लिए दिया, मतलब पशुपालन के लिए दिया। तो जहाँ पे इंसान गाय बकरी भैंस इन सब का पालन पोषण वहाँ पे करता है, उनको खिलाता है पिलाता है। तो ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। तो कोई भी अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड आप किसी भी टाइप की अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो वो नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। फिर आगे लिखा कि अ हॉल लेट आउट फॉर अ रिलीजियस पर्पस फॉर अ जनरल पब्लिक। ओके। तो किसी को भी मतलब ये जो एग्जाम अप टू ₹3 लगे ना, वो गलती से इसके अंदर टाइप हो गया, वो नहीं आएगा इसके अंदर। सिर्फ आपको ये याद रखना कि अ हॉल लेट आउट फॉर अ रिलीजियस पर्पस फॉर अ जनरल पब्लिक। तो किसी जनरल पब्लिक को आपने हॉल लेट आउट किया रिलीजियस पर्पस के लिए। रिलीजियस पर्पस का मतलब होता है धार्मिक कामों के लिए। तो जैसे कि किसी का मुंडन कराना हो, पूजा पाठ कराना हो, शादी का काम हो, सगाई का काम हो, तो ऐसा कोई रिलीजियस काम अगर सत्संग वाला काम हो, ऐसा कोई भी रिलीजियस वाला काम अगर होगा तो नॉन टैक्सेबल होगा। लेकिन उसका एक लिमिट है। लिमिट क्या है? लेस देन ₹10,000 पर डे। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक हॉल है, आपने उसको लेट आउट किया फॉर रिलीजियस पर्पस के लिए, और उसका किराया आप समझो चार्ज कर रहे हो 10,000 के अंदर, लेस देन ₹10,000 पर डे। 10,000 के अंदर अगर आप चार्ज करोगे तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन 10,000 से ज़्यादा अगर आप चार्ज करोगे ना, तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। ठीक है। 9th वाला पॉइंट क्या लिखा? द बिल्डिंग लेट आउट टू हॉस्पिटल्स। ओके। तो अगर आपने बिल्डिंग लेट आउट किया किसी हॉस्पिटल को दिया है, तो बड़ी इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अगर आपने प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया है, प्राइवेट हॉस्पिटल को दिया है तो वो टैक्सेबल होगा। अगर पब्लिक रहेगा तो नॉन टैक्सेबल होगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। मतलब आपके पास एक बिल्डिंग था, आपने इसको भाड़े पे दिया हॉस्पिटल किसी को चलाने के लिए, और वो हॉस्पिटल समझो प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल अगर केस होगा तो वो क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन वही पब्लिक होगा तो नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है वैकेंट लैंड लेटर फॉर हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पे लिखा है कि आपने अपनी ज़मीन को किसी को हॉर्टिकल्चर के लिए, मतलब फल फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए उगाने के लिए आपने किसी को खेती बाड़ी के लिए अपनी ज़मीन दी है, और आपको हर महीना हर साल उसके ऊपर रेंट मिलता है। तो आपके पास ये पावर नहीं कि आप ऐसे इनसे जीएसटी वसूल कर सकें। तो ये भी नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। ठीक है। तो मतलब इन शॉर्ट, मतलब एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी रहेगा वो नॉन टैक्सेबल होगा। अब पॉइंट नंबर 11th और 12th आपको अच्छी तरह से याद रखना है, और 13 पे। मतलब ये जो सर्विसेज है ना, ये बैंकिंग सर्विसेज के बारे में यहाँ पे लिखा है। मतलब बैंक हमें जिस टाइप का भी सर्विस प्रोवाइड करती है ना, वो सारी की सारी सर्विसेज क्या होती है? टैक्सेबल होती है, एक्सेप्ट ये 3 चीज़ों को छोड़ के। तो लिखा था इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन। ओके। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टर्म लोन का मतलब होता है कि मैंने बैंक से टर्म लोन लिया है, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 7 साल के लिए, और उसके ऊपर मैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट बैंक को रिसीव हो रहा है। तो बैंक को अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट रिसीव होगा तो बैंक उसके ऊपर जीएसटी आपसे वसूल नहीं कर सकता है। क्योंकि ऑलरेडी इंसान मजबूरी में बैंक से लोन लेता है और उसके ऊपर फिर उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो गवर्नमेंट उसके ऊपर और एक एक बर्डन नहीं डालना चाहते कि चलो आप इंटरेस्ट भी भरो और उसके ऊपर जीएसटी भी भरो। इसलिए इसको नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में रखा है। ठीक है। दूसरा लिखा था पैनल इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिले रीपेमेंट ऑफ द लोन। ओके। तो आपको अपना लोन का रीपेमेंट करना था, बट वो रीपेमेंट करने में आपको देरी हो गई। अब जब देरी होगी तो आपको उसके ऊपर पेनल्टी पे करना पड़ेगा, बराबर। तो पेनल्टी को बोलते हैं पैनल इंटरेस्ट। तो बैंक को पैनल इंटरेस्ट मिलेगा। तो जब आप बैंक को पैनल इंटरेस्ट पे करोगे ना, तो उसके ऊपर आपको अलग से जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ऑलरेडी इंसान कभी भी जानबूझ के गलती नहीं करता है। जब उसके पास पैसा नहीं होता है तो शायद उस केस में पेमेंट करने में डिले कर सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोल के रखा है कि आपको पेनल्टी तो पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसके ऊपर अलग से जीएसटी फीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो नहीं आएगा। ठीक है।
फिर इसलिए इसको नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में रखा है। थर्ड वाले लिखा थे इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड होगा, अब सोचो कि एक आम आदमी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंटरेस्ट मिल सकता है क्या? पॉसिबल है क्या? नहीं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इंटरेस्ट किसको मिलेगा? बैंक को मिलेगा। तो बैंक जब आपस में लेन देन करता है ना, तो उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी चार्ज नहीं करती है। आपस में जब वो लोग लेन देन करेंगे, जब वही अगर उनका ट्रांजैक्शन किसी कस्टमर के साथ में अगर हो जाएगा, तो उस केस में जीएसटी का सवाल आएगा। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन लिख के भी है इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक को इंटरेस्ट मिला। किससे मिला? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो बैंक बैंक में आपस में ट्रांजैक्शन कर रहा है, इसलिए इस केस में जीएसटी वसूल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसको नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में रखा है। 14 वाले में क्या लिखा है देखो, द ट्रेनिंग फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज का मतलब होता है कि आप किसी को डांस की ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हो, म्यूजिक की ट्रेनिंग दे रहे हो, पेंटिंग की ट्रेनिंग दे रहे हो, सिंगिंग की ट्रेनिंग दे रहे हो, स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहे हो। अगर इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी आप किसी से करा रहे हो, उनसे 2 पैसा चार्ज कर रहे हो, तो आप अपनी मेहनत का उनसे पैसा ले सकते हो। आपको उनसे अलग से जीएसटी का पैसा वसूल करने की ज़रूरत नहीं है सर। पर आप समझो कि देश के लिए आप एक नया डांसर क्रिएट कर रहे हो, म्यूजिक कंपोजर क्रिएट कर रहे हो, पेंटिंग आर्टिस्ट क्रिएट कर रहे हो, सिंगर क्रिएट कर रहे हो, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी क्रिएट कर रहे हो, तो इंडिया का नाम रोशन होने वाला है इन फ्यूचर, अगर इनको अच्छी तरह से अगर ट्रेन किया जाए। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में रखा है, समझो ऐसा। नेक्स्ट लिखा है ट्रेनिंग एंड दी कोचिंग इन डिफरेंट गेम्स। ओके, तो अगर आप किसी को ट्रेनिंग ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हो, कोचिंग प्रोवाइड करते हो अलग अलग गेम्स खिलाने में, तो वो भी नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। कि कल को वो गेम खेल के अगर रेडी हो जाएगा, तो बंदा आने वाले दिनों में देश का नाम रोशन करने वाला है। तो कोई भी आप गेम खिला लो, कैरम खिला लो, बैडमिंटन खिला लो, कोई भी टाइप का गेम खिला लो, और उस टाइप की आप ट्रेनिंग और कोचिंग प्रोवाइड करते हो, तो नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। 16 वाले में लिखा था सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे लिख के दिया है कि आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को। मतलब उनके घर से आप स्कूल तक उनको लेके जाने का काम करो, फिर स्कूल से मतलब घर से स्कूल तक, फिर स्कूल से घर तक लेके जाने की अगर इस टाइप की अगर आप फैसिलिटी प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, तो वो भी नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा। मतलब आप अपनी मेहनत का जो 1,000 2,000 रुपये वो चार्ज कर सकते हो, लेकिन उसके ऊपर अलग से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। मतलब ये भी समझो कि देश की भलाई के लिए काम करो। ठीक है, आगे लिखा था रिसीव फ्रॉम फीस चार्ज फॉर कंडक्टिंग द एग्जामिनेशन। ओके, तो हम लोग एग्ज़ाम को कंडक्ट करने वाले, तो कंडक्ट करने के लिए फीस चार्ज किया जाता है हमसे। जैसे अगर आप लोग डिग्री लेवल पे, बीकॉम लेवल पे, जिस लेवल पे भी अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो, कॉलेज मतलब अभी तो फिलहाल हम लोग कॉलेज लेवल की बात करते हैं, तो आप लोगों से जो एग्जामिनेशन फ़ीस लिया जाता है, 1,000 रुपीज़ या 2,000 रुपीज़, जो भी आपसे चार्ज किया जाता है, तो आपके मेहनत का ही आपसे पैसा लिया जाता है, प्लस उसके ऊपर जीएसटी का कोई पैसा वैसा वसूल नहीं किया जा सकता। तो वरना ज़्यादा महंगा हो जाएगा ना पढ़ाई लिखाई, इसलिए गवर्नमेंट ने इसको एग्जाम मतलब नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में रखा है। ठीक है, फिर आगे लिखा था बेसिक मेल सर्विसेज। बेसिक मेल सर्विस, तो अभी यहाँ पे जो सर्विसेज है वो समझो कि इसके पोस्टल से रिलेटेड सर्विसेज है। तो बेसिक मेल सर्विस का मतलब होता है कि आप किसी को चिट्ठी विट्ठी लिखना चाहते हो, मनी ऑर्डर करना चाहते हो, कोई भी छोटा मोटा सर्विस जो इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो भी ज़रूरत वाली चीज़ रहती है गवर्नमेंट, मतलब बेसिक चीज़ के लिए जो ज़रूरत रहती है, गवर्नमेंट उसको हमेशा नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में रखता है। तो बेसिक मेल सर्विस मतलब बेसिक चीज़ हो गई सब हर किसी के लिए, तो ये नॉन टैक्सेबल में है। द ट्रांसफ़र ऑफ मनी थ्रू दी मनी ऑर्डर, तो जिन लोगों की बहुत ज़्यादा मजबूरी रहती है वही लोग मनी ऑर्डर करते हैं, यहाँ से वहाँ पैसा भेजने की कोशिश करते हैं शायद। जो पैसे वाले लोग रहते हैं उनको तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आप मनी ऑर्डर करोगे तो उसका जो पैसा देना है वो आपको देना है, लेकिन उसके ऊपर आपको अलग से जीएसटी फीएसटी पे करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये भी नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर आगे लिखा है द ऑपरेशन ऑफ सेविंग अकाउंट। तो सोचो कि आप सेविंग अकाउंट का ऑपरेशन कर रहे हो, मतलब लोगों को सेविंग अकाउंट ओपन करके दे रहे हो। तो जब लोगों का सेविंग अकाउंट ओपन होगा, तो लोगों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में आएगा। जब लोगों का पैसा बैंक अकाउंट में आएगा, तो हमारी इकोनॉमिक बूम करेगी, बूस्ट करेगी, आगे बढ़ेगी, सारे के सारे ट्रांजेक्शन ऑनलाइन होंगे।
तो समझो कि आप देश की भलाई वाला काम कर रहे हो, इसलिए वो नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। 21 लिख के दिया पोस्टल ऑर्डर। पोस्टल ऑर्डर मतलब आप किसी को पोस्टल ऑर्डर कर रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो उस वाले, एक मिनट, हाँ उस, तो आप किसी को पोस्टल ऑर्डर कर रहे हो, पोस्टल तो किसी को पोस्ट कर रहे हो बाय ऑर्डर की तरह, किसी को बुक्स पोस्ट कर रहे हो, किसी को चिट्ठी पोस्ट कर रहे हो, किसी को कोई पार्सल पोस्ट कर रहे हो, तो ये एक बेसिक चीज़ हो गई, समझो ऐसा। तो गवर्नमेंट ने इसको नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में रखा है। ठीक है। नेक्स्ट लिखा है पेंशन पेमेंट सर्विसेज। अब सोचिए कि पेंशन पेमेंट सर्विसेज मतलब आप किसी को पेंशन कलेक्ट करने का काम कर रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, तो इस टाइप का जो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो काम रहेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है बस। तो मतलब यहाँ से 18 से लेके समझो 22 तक ये पोस्टल से रिलेटेड सर्विसेज थी। तो बेसिक मेल सर्विस आपका नॉन टैक्सेबल होगा, ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर नॉन टैक्सेबल होगा, ऑपरेशन ऑफ अ सेविंग अकाउंट नॉन टैक्सेबल होगा, पोस्टल ऑर्डर भी नॉन टैक्सेबल होगा, लेकिन पेंशन पेमेंट जो सर्विस होगी ना, पेंशन पेमेंट सर्विस, वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। आगे लिखा था रिसीव फ्रॉम द सप्लाई ऑफ फ्रॉम नहीं लिखा है, ये फार्म है, फार्म, फार्म लेबर। तो आपने किसी फार्मर को फार्म लेबर प्रोवाइड किया। फार्म लेबर मतलब किसी किसान को समझो अपने खेत में काम कराना था, तो उसको 10-15 लेबर की ज़रूरत थी, तो उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मैंने उसको 10-15 लेबर प्रोवाइड किया और उससे मैंने 2 पैसा लिया, लेकिन मैं उससे अलग से जीएसटी का पैसा वसूल नहीं करूँगा। तो किसी भी किसान को किसी भी टाइप की अगर सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, तो उसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, इसलिए नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। द चार्जेस फॉर सीड टेस्टिंग, इसका मतलब आपने किसी किसान को सीड टेस्टिंग के लिए कुछ पैसा चार्ज किया है। सीड मतलब बीज कैसा, अच्छी क्वालिटी का है कि ख़राब क्वालिटी का है, आपको किस टाइप का बीज यूज़ करना चाहिए, तो उस तरह का अगर आप उसको सजेशन देते हो, उस टाइप की कोई सर्विस हो उसको प्रोवाइड करते हो, तो आप अपनी मेहनत का पैसा उससे ले सकते हो, लेकिन आपको अलग से उससे जीएसटी का पैसा वसूल करने का अधिकार नहीं है सर, मतलब आप वसूल नहीं कर सकते हो। तो उसी तरह सॉइल टेस्टिंग मतलब मिट्टी का टेस्ट करके दे रहे हो कि ये मिट्टी कैसी है, अच्छी है कि नहीं, उपजाऊ है कि नहीं, मतलब यहाँ पे फसल हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो इस टाइप की अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप अपनी मेहनत का पैसा ले सकते हो, उनसे अलग से आपको जीएसटी का पैसा वसूल नहीं कर सकते। फिर आगे लिखे थे चार्जेस फॉर अ ग्रीन हाउसिंग फॉर अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस्ड। ओके, तो सिंपल देखो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ गया, इसलिए नॉन टैक्सेबल हो गया। द चार्जेस फॉर अ ट्रेनिंग फॉर अ फार्मर, ये फार्मर्स नहीं है, फार्मर्स है, फार्मर्स। अगर आपने फार्मर्स को किसी भी टाइप की अगर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया है, तो आप उससे अपनी मेहनत का पैसा ले सकते हो, अलग से आपको जीएसटी पीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है उसके ऊपर। ठीक है। द लीजिंग ऑफ वैकेंट लैंड फॉर अ रेयरिंग हॉर्सेस। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है 28 वाला। तो ये जो रेयरिंग हॉर्सेस वाला रहता है ना, ये टैक्सेबल होता है। तो रेयरिंग हॉर्सेस का मतलब यहाँ पे एक ऐसा हुआ कि आपने किसी, आपके पास एक खाली खाली जगह थी और आपने किसी को घोड़े पालने के लिए, घोड़ी की देखभाल करने के लिए आपने उसको जगह अलॉट किया, तो इस केस में आप जीएसटी उनसे वसूल कर सकते हो। क्यों वसूल कर सकते हैं? क्योंकि घोड़े पे कैसा होता है कि घोड़े के ऊपर सट्टा लगाया जाता है। मतलब अगर आप लोगों को मालूम रहेगा कि हॉर्स का रेस होता है, तो जहाँ पे लाखों करोड़ रुपए इंसान कमाता है, जैसे भी हम लोग मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई जैसे शहर में महालक्ष्मी में रेस कोर्स है, तो जहाँ पे घोड़ों को दौड़ाया जाता है और वहाँ पे लोग बहुत सारा पैसा लगाते हैं घोड़ों के ऊपर, लाखों करोड़ रुपए। तो जिस केस में उन लोग की आमदनी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो इसलिए घोड़ा एक स्पेशल कैटेगरी में आ जाता है, मतलब पैसा कमाने का एक जरिया होगा। अब जब घोड़ा पैसा कमाने का जरिया होगा, तो फिर घोड़े को भी नहीं छोड़ा जाएगा, इसलिए घोड़े को भी क्या पे करना पड़ेगा, जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब कोई भी आपके पास खाली जगह थी, आपने उसको भाड़े पे दे दिया, लीज पे दे दिया 10-15 साल के लिए, और वहाँ पे घोड़े की देखभाल करता है, तो उस वाले केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा बस। बाकी अगर आप गधा पालो, गाय पालो, बकरी पालो, कुछ भी पालो, वो सब नॉन टैक्सेबल है। भले आप उसके ऊपर रेस लगाओ, कुछ भी लगाओ, बट क्या पता गवर्नमेंट का आने वाले दिनों में अगर लालच जाग जाए, तो क्या पता उस पर भी चार्ज लगा सकते, कुछ बोल नहीं सकते। बट फिलहाल तो अभी वो एग्जाम्ड है, लेकिन रेयरिंग हॉर्सेस टैक्सेबल है। आगे लिखा था रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी। इसका मतलब आपने किसी किसान को एग्रो मशीनरी दे दिया, मतलब ट्रैक्टर दे दिया,
मतलब खेती बाड़ी में लगने वाली जो भी मशीनरी होती है वो आपने इसको प्रोवाइड किया और आपने उससे हर महीना आप रेंट चार्ज कर रहे हो, तो आप अपने रेंट का ही पैसा उससे ले सकते हो, अलग से आपको उसके ऊपर जीएसटी फीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है ऐसा। तो ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया। तो इन शॉर्ट ऐसा पढ़ के ऐसा लग रहा है कि जितनी भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होगी ना, वो सारी की सारी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, नॉन टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट लिखा कि ऑल, वही सेम मैंने डायलॉग लिख दिया कि ऑल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज आर नॉन टैक्सेबल एक्सेप्ट द रेयरिंग हॉर्सेस। ये एक्सपेक्ट लिखा है, एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्ट मतलब रेयरिंग हॉर्सेस को छोड़ के बाकी सारी की सारी चीज़ें नॉन नॉन टैक्सेबल है। रेंटिंग ऑफ एग्रो मशीनरी वापस दो बार टाइप हो गया, मतलब आपने कोई भी एग्रीकल्चर रिलेटेड कोई मशीनरी आपने किसी किसान को प्रोवाइड की है और वो किसान आपको हर महीना रेंट पे कर रहा है, तो आपको सिर्फ उसके ऊपर रेंट ही मिलेगा, अलग से आपको जीएसटी का पैसा नहीं मिल सकता। ठीक है, 20 मतलब नॉन टैक्सेबल हो गया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 32 एंड 33। तो क्या लिखा रहेगा, द कॉस्मेटिक सर्जरी ऑन अकाउंट ऑफ इंजुरी सफर द ड्यूरिंग एक्सीडेंट, ओके, एंड कॉस्मेटिक सर्जरी टू इम्प्रूव द लुक टैक्सेबल। अब ये क्या है समझते हैं। तो समझो कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने की वजह से क्या हो गया मालूम है, कि मेरा चेहरा खराब हो गया। ठीक है, अब मेरा चेहरा खराब हो गया, और चेहरा खराब होने की वजह से इंसान अपने आप को ही थोड़ा गिल्ट महसूस करता है कि मैं कितना ख़राब दिख रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ऐसा मतलब उल्टा पुल्टा दिमाग में आता है। ऐसा आना नहीं चाहिए। तो ठीक है, तो मैं अपने आप को अच्छा करने के लिए मैंने क्या करा, क्या किया, कॉस्मेटिक सर्जरी कराया, और कॉस्मेटिक सर्जरी कराने के बाद मैं अच्छा खासा दिखना शुरू हो गया। तो ऐसे केस में मतलब जहाँ पे आपका एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद अगर आपने अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी टाइप का अगर कॉस्मेटिक सर्जरी अगर आप कराते हो, तो वो चीज़ें हो जाती है नॉन टैक्सेबल। ओके, लेकिन वही कॉस्मेटिक सर्जरी आप लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए कराते तो टैक्सेबल होगा। लेकिन सर तो ये तो दोनों सेम सेम है। बट यहाँ पे कैसा है कि मैं ऑलरेडी खूबसूरत हूँ, ऑलरेडी अच्छा हूँ, और मैं अपने आप को और खूबसूरत बनाने के लिए और कुछ लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए और कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी अगर मैं कराऊंगा ना, तो उसके वाले केस में वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह से याद है। मतलब एक्सीडेंट होने की वजह से अगर आपके साथ कुछ भी गलत फलत अगर हो गया है, तो उस केस में आप अपने लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए दो पैसा जो खर्च करोगे, तो उसके ऊपर कोई भी आपसे जीएसटी वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन ऑलरेडी आप खूबसूरत हो, अच्छे हो, और उसको इम्प्रूव करने के लिए दो पैसा अगर आप खर्च कर रहे हो, तो उस केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना है आपको। ओके, 34 में क्या लिखा है, द मेडिकल ट्रीटमेंट रिसीव इंक्लूडिंग द ऑपरेशन। तो आप किसी भी टाइप का मेडिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो, मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट का रिसिप्ट आपको मिले इंक्लूडिंग ऑपरेशन कराने का, तो वो भी नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, इलाज फिलाज करने वाला। ठीक है, 35 आपको अच्छी तरह से याद रखना है, द प्रोफेशनल एडवाइज टू, ये टेनेंट नहीं है, ये क्लाइंट है। तो लिखा था प्रोफेशनल एडवाइस टू क्लाइंट ऑफ फ्री ऑफ चार्ज। ओके, तो आपने अपने क्लाइंट को फ्री ऑफ चार्ज में कोई प्रोफेशनल एडवाइस दिया कि आपको अपने बिजनेस को ग्रोथ करना है, तो आपको क्या क्या अपने बिजनेस के अंदर करनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है, कौन कौन सी चीज़ें इसको एक्सक्लूड करनी है, तो बट आपने फ्री में इसको एडवाइस दिया है। तो फ्री में एडवाइस दिया तो आपने तो कुछ भी पैसा नहीं कमाया, इस वाले केस में फिर ये नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। ओके, लेकिन सर अगर कुछ पैसा चार्ज किया रहेगा तो, अगर कुछ पैसा चार्ज किया रहेगा तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना है, फ्री ऑफ चार्ज है तो नॉन टैक्सेबल, अगर आपने कुछ पैसा चार्ज किया है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। आगे लिखा है, द कॉलेजेस फीस फॉर रिकग्नाइज्ड कोर्सेज फॉर अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, तो किसी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कोई किसी भी टाइप का रिकग्नाइज्ड कोर्सेज किया है और वहाँ पे आपने किसी भी टाइप का कॉलेज फीस पे किया है, तो वो लोग आपसे सिर्फ और सिर्फ कॉलेज फीस ही ले सकते हैं, आपसे अलग से जीएसटी पैसा वसूल नहीं कर सकते। तो रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मतलब समझो कि मुंबई यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप मुंबई यूनिवर्सिटी से बीकॉम कर रहे हो, बैफ कर रहे हो, बीएमएस कर रहे हो, तो इस टाइप की कोई भी रिकग्नाइज्ड आप कोर्सेज कर रहे हो, और उस केस में आपने कोई भी कॉलेज फीस पे किया है उस यूनिवर्सिटी को,
तो वो आप उस पर्टिकुलर कोर्स का ही पैसा आपसे वसूल करेंगे, अलग से आपके ऊपर जीएसटी पे से थोप नहीं दिया जाएगा ऐसा। तो आपको इस चीज़ का याद रखना। ठीक है। आगे लिखा है द रेंट रिसीव फॉर लैंड यूज ऑफ फॉर सर्कस। ओके। तो इसका मतलब मेरे पास एक ज़मीन थी, मैंने ये ज़मीन किसी सर्कस वाले को चलाने के लिए दी थी। अब सर्कस वाला वहाँ पे सोशल कॉस्ट तो नहीं करेगा, पैसा कमाने के लिए वहाँ पे सर्कस करता है, इसलिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन लेकिन इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, इफ़ टिकट प्राइस लेस देन ₹500 इज नॉन टैक्सेबल। ओके। तो अगर टिकट का प्राइस लेस देन ₹500 है तो वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, अगर मोर देन ₹500 है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो सरगस वाले केस में आपको क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूज करने के लिए लिख के दिया रहेगा, तो इस बात का ख्याल रखना। ऐसे क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा कि सर्कस का जो टिकट का प्राइस है वो ₹800 है। ओके, तो ये मोर देन ₹800 हो गया, मतलब मोर देन ₹500 हो गया, इसलिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में लिख के दिए कि ₹450 है टिकट का प्राइस, तो वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। वैसे आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है। फिर नेक्स्ट हमें लिख के दिया है द बैंक चार्जेस ऑन अ करंट अकाउंट। ओके। तो करंट अकाउंट के ऊपर बैंक हमसे कोई भी चार्जेस वसूल करता है तो उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो ये टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा। क्योंकि बिजनेसमैन लोग का लाखों करोड़ों में ट्रांजैक्शन रहता है, तो बैंक यहाँ पे सोचती है वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है और उसके लिए हम लोग उसके अकाउंट की देख रेख कर रहे हैं, उसके लिए सारे के सारे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम इसको क्यों छोड़े, हम उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो जीएसटी वसूल करेंगे। ठीक है। फिर आगे लिखा था टोल रिसीव फ्रॉम द हाईवे। तो हाईवे से अगर आपको किसी भी टाइप का टोल रिसीव आप कर रहे हो तो उसके ऊपर आपको किसी भी टाइप का जीएसटी पीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर टैक्स लगा हुआ रहता है। तो टैक्स के ऊपर टैक्स इंसान कैसे पे करेगा, इसलिए वो नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा। 40 वाले से लेके अभी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लिखा था रेंटिंग ऑफ हॉल एंड ओपन स्पेस लेस देन ₹10,000 पर डे। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास कोई हॉल था या फिर कोई ओपन स्पेस था, आपने इसको भाड़े पे चढ़ा दिया और एक दिन का किराया आप 10,000 से कम लेते हो, 8,000, 7,000, 6,000, 9,000, यहाँ तक का आपका रेंट का किराया, तो वो नॉन टैक्सेबल होगा। लेकिन मोर देन ₹10,000 अगर होगा ना, फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। फिर लिखा था रेंट शॉप्स फॉर बिजनेस बिजनेस, ये जो लॉस लिखा ना ये लेस देन है, तो रेंटिंग शॉप्स फॉर बिजनेस लेस देन ₹10,000 पर मंथ लिख के दिया है। ओके। तो इसका मतलब आपके पास कोई शॉप था, किसी को बिजनेस पर्पस के लिए आपने दिया और एक एक महीने का किराया आप 10,000 से कम चार्ज करते हो, तो वो नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा। लेकिन वही किराया अगर 10,000 से ज़्यादा अगर आप चार्ज करोगे ना, तो वो टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। आगे लिखा रेंटिंग ऑफ कल्याण मंडपम लेस देन ₹10,000 पर डे। तो मंडपम मतलब मंडप जो शादियों में बनाया जाता है, तो अगर उसका किराया, मतलब जो मंडप बनाया जाता है तो अलग अलग वेराइटी के मंडप्स रहते हैं। तो यहाँ पे कल्याण मंडपम की बात करें, मोस्ट ऑफ द जितने भी मंडप्स रहेंगे उनका चार्जेस ऐसा समझो कि एक दिन का किराया अगर मंडप वाला 10,000 से ज़्यादा अगर लेगा तो टैक्सेबल होगा, 10,000 के अंदर लेगा तो नॉन टैक्सेबल होगा। ठीक है। द रेंटिंग ऑफ रूम्स फॉर डिवोटीज, ये जो लॉस लिखा है ना ये लेस देन है, तो लेस देन ₹10,000 नहीं 1,000 है, 1,000 पर डे। मतलब जो डिवोटीज का मतलब होता है जो भक्त लोग रहते हैं, उनको रहने के लिए रूम की सुविधा हमने करा के रखी है अपने मंदिर के पास, और वहाँ पे एक दिन का किराया 1,000 से अगर अंदर है तो फिर वो नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा, 1,000 से ज़्यादा रहेगा तो टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। 44 लिख के दिया सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ऑफ वेसल्स इन नेशनल वाटरवेज। ओके। तो नेशनल वाटरवेज का मतलब होता है कि समुद्र के रास्ते से आप एक जगह से दूसरी जगह, इंडिया के अंदर, हाँ इंडिया के अंदर, नेशनल वाटरवे का मतलब है इंडिया के अंदर, वेसल का मतलब होता है शिप, को पैसेंजर को एक जगह से दूसरी जगह उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हो, उनके घर तक, हाँ उनके घर तक, तो फिर वो नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा। लेकिन आप उसी चीज़ को घूमने के पर्पज से जा रहे हो, जैसे टूरिज्म पर्पज अगर आपका होगा,
अगर वो टूरिज्म पर्पस के लिए अगर होगा ना, तो फिर वो आपके लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो उसके ऊपर आपको जो आप सर्विस यूज़ करोगे उसका तो पैसा देना ही देना, प्लस आपको जीएसटी का भी पैसा उसके ऊपर पे करना पड़ेगा। लेकिन वही नेशनल वाटरवे का इस्तेमाल कर रहे हो आप, मतलब अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इस पर्पज़ के लिए आप अगर इसको यूज़ करोगे तो नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आता है। लेकिन वही अगर आपका टूरिज्म पर्पज़ होगा तो फिर वो क्या हो जाएगा, टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। आगे लिखे थे सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन रेडियो टैक्सीज। तो ट्रांसपोर्टेशन मतलब पैसेंजर को हमने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड करे, वो भी रेडियो टैक्सीज। रेडियो टैक्सीज मतलब उसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, जिससे कस्टमर आसानी से पता लगा सकता है कि अभी फ़िलहाल उसकी कैब कहाँ पे पहुँची, मेरे पास आ रही कि नहीं आ रही करके, समझो। तो आजकल समझो ओला उबर ये सब जितने भी हैं रेडियो टैक्सीज के जैसी ही चलती है, तो उसके ऊपर तो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, तो ये टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। फिर आगे लिखा था ट्रांसफर ऑफ रिलीफ मटेरियल टू ब्लड, लिखा है यहाँ पे ब्लड नहीं, वो फ्लड है। तो फ्लड अफेक्टेड एरियाज, तो फ्लड अफेक्टेड एरियाज मतलब जहाँ पे बाढ़ भूकंप आ गया है और वहाँ पे आप रिलीफ मटेरियल पहुँचा रहे हैं। रिलीफ मटेरियल का मतलब होता है कि आप वहाँ पे मेडिसिन प्रोवाइड कर रहे हो, चादर, खाने पीने की चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करने के, इस टाइप की कोई सर्विस प्रोवाइड करे वहाँ पे, तो उस वाले केस में आप अपना मेहनत का पैसा ले सकते हो, अलग से आपको जीएसटी फीएसटी नहीं पे किया जाएगा, इसलिए इसको नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में रखा है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे जितनी भी है सब नॉन टैक्सेबल है, जो टैक्सेबल होगा मैं इसके सामने टैक्सेबल लिख दूंगा। नेक्स्ट लिखा है ट्रांसफर ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो न्यूज़पेपर लोगों के लिए बेसिक नीड्स है, मैगजीन भी बेसिक नीड्स है, जहाँ पे इंसान अपने नॉलेज को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है, उसको पूरी दुनिया की जानकारी वहाँ पे मिल सकती है। अगर उसके ऊपर अलग से जीएसटी वीएसटी चार्ज कर दिया जाए तो उसका प्राइस ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उसको क्या किया है, जीएसटी के दायरे से इसको बाहर रखा है, लेकिन नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। उसी तरह ट्रांसपोर्ट ऑफ मिल्क, मतलब मिल्क का आप ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, दूध वाले को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह लेके जाने का काम कर रहे हो, तो आप अपने मेहनत का पैसा चार्ज कर सकते हो, उसके ऊपर अलग से जीएसटी चार्ज नहीं कर सकते। ऑलरेडी दूध इतना महंगा मिलता है, जीएसटी चार्ज कर देंगे तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। आगे लिखा है सेल ऑफ फॉरेन करेंसी टू अ बैंक। ओके, तो बैंक, ये जो काम होती है बैंक टू बैंक की होती है, तो एक बैंक दूसरे बैंक को फॉरेन करेंसी सेल करता है, परचेस करता है। अगर बैंक आपस में एक दूसरे को कोई किसी भी टाइप का सर्विस और प्रोवाइड करेगा तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टैक्सेबल, राइट। आप लोग ये चीज़ तो याद ही रखनी है। आगे लिखा था चार्जेस फॉर अ वेयर हाउसिंग फॉर अ पोटैटो चिप्स। ओके, तो आपने वेयर हाउसिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, और वेयर हाउसिंग सर्विस किस चीज़ के लिए प्रोवाइड कर रहे हो, पोटैटो चिप्स के लिए। तो पोटैटो चिप्स मतलब एक कमर्शियल पर्पज़ हो गया। मतलब समझो कि जहाँ पे आपने वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइड करो आलू के लिए, सिर्फ पोटैटो के लिए, तो फिर वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो जाएगा, इसलिए वो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन वही वेयर हाउस सर्विस अगर आप प्रोवाइड करो पोटैटो, मतलब पोटैटो से पोटैटो चिप्स बनता है, मतलब बिजनेस के पर्पस के लिए आपने इसको वहाँ पे रखा है, तो उस वाले केस में आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, तो इसलिए टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल है। अगर ओनली वहाँ पे अगर पोटैटो होता है, सिर्फ वहाँ पे आप आलू रखने का काम करते हो, तो किसान को आप मदद कर रहे हो, तो इसलिए वो नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में आएगा। आगे लिखा था चार्जेस फॉर अ वेयर हाउसिंग फॉर कॉटन फैब्रिक्स। कॉटन फैब्रिक मतलब कपड़ा लत्ता, जीन्स कपड़ा, टी शर्ट, जो कुछ भी रहता है कॉटन फैब्रिक रहता है, उसके लिए अगर आपने कोई वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइड किया है तो फिर वो भी टैक्सेबल की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बनाया है। तो फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर आप जो भी कोई भी टाइप का सर्विस प्रोवाइड करोगे तो उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अब वहीं पे समझो सिर्फ कॉटन लिख के दिया था, वेयर हाउसिंग फॉर अ कॉटन, तो फिर वो नॉन टैक्सेबल की कैटेगरी में है। बट अगर आप उसको फाइनल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो फिर उस केस में उसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। बस इतनी चीज़ें आपको माइंड सेट करनी है, तो मोस्ट ऑफ द केस में आप सारे के सारे सम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। बस ये कुछ 51 पॉइंट्स मैंने ऐसा निकाल के रखे। और एग्ज़ाम में ऐसा याद रखना कि ऐसे तो बहुत सारी सर्विसेज हैं, तो आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे टोटल आपको 10 सर्विस लिख के दी है। तो समझो कि थर्ड सर्विस आप आइडेंटिफाई करने में चूक गए, फिफ्थ सर्विस, सिक्स सर्विस आप आइडेंटिफाई करने में आपका मिस्टेक हो गया। मतलब जहाँ पे टैक्सेबल लिखना था आपने नॉन टैक्सेबल लिख दिया, जहाँ पे नॉन टैक्सेबल लिखना था वहाँ पे आपने टैक्सेबल लिख दिया। तो सिर्फ इस पर्टिकुलर ये दो चीज़ का मार्क्स जाएगा, बाकी चीज़ों का आपको मार्क्स मिल जाएगा, तो आपका दो गलत हो गया, बाकी तो 8 आपका राइट है, तो आपको 8 मार्क्स मिल जाएगा।
तो इसमें कुछ हम लोग जजमेंट ये नहीं लगा सकते कि क्या कुछ आ सकता है करके ऐसा। तो इसलिए मैंने आपको पहले माइंडसेट करा है कि जो भी आपको क्वेश्चन में लिख के दिया रहेगा, थोड़ा सोच समझ के आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि समाज की भलाई के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा, कमर्शियल पर्पज़ रहेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, रेसिडेंशियल पर्पज़ रहेगा तो नॉन टैक्सेबल हो जाएगा। और ये होटल्स के रूम्स इनका लेस देन 10,000 लेस देन 1,000 रुपीज़ अगर ऐसा कुछ होगा तो नॉन टैक्सेबल हो, बस ऐसा माइंड सेट करना। और जो हमने पढ़ा उसमें से आएगा तो 10 में से 10 पूरा आ जाएगा, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह आपको इस टॉपिक के लिए माइंड सेट करना है। अब इसका जब मैं सम कराऊंगा तो आपको और बेहतर समझ में आएगा इसे। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।